गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से जो भी आने वाला एग्ज़ाम है अभी जेपीएससी पीटी या फिर जैसे सीजीएल पीटी, तो उसमें आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इसको डेली करंट अफेयर में नहीं बता के अलग से सेपरेट वीडियो में बताया जा रहा है। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रदेश ये जो चैनल है, यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी के लिए खासकर झारखंड का जो स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड किया जाता है। जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जाता है। जो क्वेश्चंस होते हैं उसको क्विज सेशन के माध्यम से टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है यदि आप जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है झारखंड बजट 2021 से 22, इसको दो पार्ट में पढ़ने की ज़रूरत है। एक पार्ट में थ्योरी हम लोग समझेंगे, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके लिए कितना बजट रखा गया, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स निकल कर आते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और फिर इसी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको देखें, इस पार्ट को अच्छे से देखें। ओके, तो चलिए हम लोग इस पार्ट में जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जाननी चाहिए, 3 मार्च 2021 को बजट जो है ये पेश किया गया है। और किनके द्वारा पेश किया गया है? फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? लोहरदगा है। ओके, और मेन फोकस जो किया गया है इस बार ये किसान और मजदूर पर किया गया है, खासकर किसान पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और यही रीज़न है कि किसान और कृषि और पशुपालन के लिए 18,000 तक का बजट रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ओके, कुछ और हम लोग देखते हैं जो ओवरव्यू है, उसके बाद दूसरे टर्म में जाएंगे। टोटल बजट जो है 91,277 करोड़ है। अब आप यहाँ कंफ्यूज करेंगे, बहुत जगह 91,270 आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह 91,277 देखने को मिलेगा। इवन हेमंत सोरेन ने जो शेयर किया है वो 91,270 है, लेकिन 270 वो राउंड फिगर में लिखा गया है। 91,277 ये राइट डेटा है। ओके, 91277 इसको याद करना है, ठीक है। और ये जो है पिछले बार के रिस्पेक्ट में पिछले साल जो है 86,370 करोड़ का बजट पेश किया गया था, तो उसके रिस्पेक्ट में 5.68% ज़्यादा है। ओके, अब ये जो 91,277 करोड़ है इसको खर्च किस तरह से किया जाएगा ये हम लोग जानेंगे। तो ये जो 91,277 करोड़ है इसको दो पार्ट में खर्च किया जाता है। कोई भी बजट होता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो डेटा रखा गया है वो कितना रखा गया है? वो रखा गया है 75,755.01 करोड़। ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। ये होता क्या है अभी हम लोग समझेंगे। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो खर्च है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें कितना रखा गया है? 15,521.99 करोड़। ओके, तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91,277 करोड़। तो ये हो गया इसका ओवरव्यू। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपको 1 लाख रुपये महीना दे दिया, 1 लाख रुपये दे दिया जाए 1 साल के लिए, और आपको बोला जाए कि आप जो है बाहर में रहिए, तो आप उस 1 लाख रुपये का क्या कीजिएगा? आप जाएंगे सबसे पहले कि घर लेंगे, रेंट पर घर लेंगे, और घर के लिए जो सामान होता है वो आप खरीदेंगे। उसके बाद डेली बेसिस पे जो आपका खर्चा होता है, आने जाने का खर्चा, खाने पीने में जो खर्चा हो रहा है, तो उस तरह का खर्चा होगा, उसी में वो पैसा खर्च होगा। अब इसमें आपने जो रूम लिया, ठीक है, और घर के लिए जो सामान लिया, तो वो तो आप बार बार लेंगे नहीं, वो खर्चा कभी कभी होगा, तो वो जो खर्चा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन वैसे खर्च जो आप बार बार कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिस जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, खाने पीने पे जो खर्चा हो रहा है वो आप बार बार कर रहे हैं, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो वैसे खर्च जिसे बार बार किया जाता है, रेगुलर स्पेंडिंग जिसको बोलते हैं, वही हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कभी कभी होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि बाइंग अ कार, बाइंग अ होम। ओके, इस तरह का। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अब कि ये होता क्या है। तो फिर से आप इस टर्म को देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपने समझ लिया। इसके अलावा एस्टिमेटेड जीएसटीपी सकल घरेलू उत्पाद जो रखा गया है वो 9.5
8% रखा गया है। ओके, अब ये जो है एक्चुअली पिछले साल जो जीडीपी था वो इवन पूरे कंट्री का माइनस में चला गया था, डिक्रीजिंग हो रहा था, ठीक है। और उसी कारण जो कोरोना का रीज़न था उसी कारण से झारखंड का भी यही हाल था। ओके, 6 पॉइंट समथिंग वो माइनस में था और इंडिया का भी 7 पॉइंट समथिंग वो माइनस में ही था। लेकिन इस बार जो एक्सपेक्टेड जीडीपी रखा गया, जीएसडीपी स्टेट के लिए बोलते हैं, वो कितना 9.5% है। ये हो गया। एक और इसमें आपको याद रखना 13.6% अगर प्रचलित मूल्य पर देखा जाए, जो कि आइडियल वैल्यू होता है, तो उसे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। 9.5 आपको याद रखना है एस्टिमेटेड जीएसडीपी। ओके, एक ये हो गया। दूसरा है फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। ये है 210,210.87 करोड़। ये सब होता है क्या, समय बता रहा हूँ। फिस्कल डिफिसिट, ये डेटा जो निकल के आ रहा है इसको याद करना, ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। एक हो गया फिस्कल डिफिसिट। दूसरा होता है, इसके बाद होता है फिस्कल डिफिसिट जो है वो जीएसडीपी का कितना परसेंट है। तो जो एक्सपेक्टेड होता है, पहले 3% हुआ करता था, अब 4% के अंदर रखना होता है। तो 4% के अंदर रखने की कोशिश की जाती है। तो जो एक्सपेक्टेड है वो 2.83% है। ये जितनी बातें बताई जा रही हैं वो 2021 से 2022 के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये जो आपने टर्म देखा, फिस्कल डिफिसिट का परसेंटेज जीएसडीपी के रिस्पेक्ट में 2.83%, फिस्कल डिफिसिट 10,210.87 करोड़, ये सभी एक्सपेक्टेड है। ओके, ये सभी एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, एक बार मैं क्लियर कर दूँ फिर आगे बढ़ूँगा। बहुत लोग जीएसडीपी या फिर जीडीपी में कंफ्यूज कर जाते होंगे। तो इसको आप ऐसे समझिए कि कोई कंट्री है, ओके, और उस कंट्री में क्या है कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स और ईयरफोन्स बनते हैं। एक मोबाइल फ़ोन का जो मार्केट वैल्यू है वो 1000 रुपये है और एक ईयरफोन का जो मार्केट वैल्यू है वो 200 रुपये है। अगर 10 मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं उस कंट्री में, 10 ईयरफोन बनते हैं उस कंट्री में, तो कितने हो जाएंगे टोटल जोड़ने पर? तो टोटल हो जाएंगे 10,000 प्लस 2,000 12,000। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो स्टेट या उस कंट्री का जो जीडीपी है वो कितना है, 12,000 रुपये है। तो ये होता है जीडीपी। स्टेट के लिए जीएसडीपी यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो कितना रखा गया है इस बार 2021 से 22 के लिए, वो 9.5% रखा गया है। और फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? देखिए, अगर एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज़्यादा हो जाए, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो उसको बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। और इस बार फिस्कल डिफिसिट कितना रखा गया है? इस बार जो फिस्कल डिफिसिट रखा गया है वो रखा गया 10,210.87 करोड़। ये डेटा याद रखना है। और ये जो होता है ये जीएसडीपी के 4% से कम होना चाहिए, कहीं कहीं आप देखेंगे 3% से कम होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड जो रखा गया वो कितना रखा गया है? वो रखा गया 2.83%। ओके, जितने डेटा यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो सारे डेटा आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये तो हो गया एक्सपेंडिचर का एक टाइप कि किस तरह से खर्चा होता है, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक टाइप और होता है कि अगर इसको हम सेक्टर में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो सेक्टर 3 तरह का होता है जिसमें डिवाइड किया जाता है, और उसमें किस तरह से बजट को डिवाइड किया गया वो आप देखिए, ये डेटा भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट, तो एक होता है इकोनॉमिक सेक्टर, एक होता है सोशल सेक्टर, एक होता है जनरल सेक्टर। तो इकोनॉमिक के लिए 30,917, सोशल के लिए 33,625, जनरल के लिए 26,734। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि डेटा है इसको स्किप करके जो पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चंस वाले होते हैं कि यहाँ पर इस योजना के तहत ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो तो इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको याद नहीं करते हैं। इस टर्म को अगर आप समझ लेंगे तो आपको आसानी से ये टर्म्स इसका जो वैल्यू है वो याद हो जाएगा। तो अब ये तीनों है क्या, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक सेक्टर, जिसके लिए 30,917 करोड़ रखा गया है। तो इकोनॉमिक सेक्टर में वैसे खर्च किए जाते हैं या फिर वैसा काम किया जाता है जिससे स्टेट के जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, या फिर इवन झारखंड के लिए बेनिफिट हो, तो वैसे काम को इकोनॉमिक सेक्टर में रखा जाता है। ओके, जिससे राज्य के लोग या फिर राज्य का आर्थिक फ़ायदा हो। उसके बाद है सोशल सेक्टर, इसमें बेनिफिट नहीं देखा जाता है, ये जस्ट सोसाइटी के लिए, सोशल वर्क के लिए, इसमें प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। ओके, तो राज्य के लोगों के फ़ायदे के लिए किया जाने वाला काम जिससे राज्य का भी फ़ायदा हो, तो राज्य के लोगों का इसमें फ़ायदा होता है और राज्य का इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं होता है इसमें। ओके, राज्य का फ़ायदा होता है लेकिन वो सोसाइटी के लिए होता है, वो इकोनॉमिकल फ़ायदा नहीं होता है।
ओके। और इसके अलावा जो भी टर्म्स आ जाएंगे वो सारे जनरल सेक्टर में हो जाएंगे, जिसके लिए 26,734 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ये जो नया 3 टर्म ऐड हुआ इसे आप समझ गए होंगे, ये जो 8 नंबर है, ओके। अब ये जो बजट है 91,277 करोड़ का, तो ये पैसे कहाँ का खर्च किए जाएंगे ये आपने देखा। अब ये पैसे खर्च किए जाएंगे तो पैसे ये जो है आएंगे कहाँ से, इतना पैसा आएगा कहाँ से, वो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो है आने वाला कहाँ से है, ठीक है। तो कलेक्शन करना है तो बजट के पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये उम्मीद की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद मिलेगा उससे 17,891 करोड़ का मदद मिलेगा। पॉइंट के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ओके। स्टेट जो टैक्स लगाती है तो उससे जो कलेक्शन होगा, स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा 23,265 रुपये, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसमें स्टेट का जो शेयर होगा वो 22,050 करोड़ होगा। ये सारे करोड़ में है, ओके। ये काम कौन करता है, ये फाइनेंस कमीशन करता है। उसी तरह से पब्लिक लोन जो लिया जाएगा वो 14,500 होगा। और जो टैक्स से रिलेटेड नहीं है तो वैसे जो रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो 13,500। और जो लोन दिया जाता है, जो कलेक्शन किया जाता है, वसूली जो की जाती है, उससे 70 करोड़। तो इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो 91,277 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये कलेक्शन हो गया। एक ये याद रखना है कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद कहाँ कितना पैसा खर्च होने वाला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डिफिसिट क्या है, एस्टिमेटेड जीएसडीपी क्या है, ओके। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा डेटा वाले टर्म्स जिसको याद रखना है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल कर सामने आता है, जिसके लिए सोसाइटी के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ओके। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो पर्यटन नीति है, नई पर्यटन नीति, उसको नई पर्यटन नीति के लिए प्रस्ताव रखा गया है और इसके लिए काफ़ी काम किया जाएगा। 2-3 पॉइंट्स आप देख सकते हैं इससे लगातार। लुगबुरु और रजरप्पा वृहद पर्यटन क्षेत्र खोले जाएंगे। पर्यटक सुविधा केंद्र का प्रस्ताव रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 69 एकलव्य स्कूल की स्थापना की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के लिए 3,480 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावे मनरेगा योजना में मज़दूरों का जो मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है, 31 रुपये बढ़ा दिया गया है। पहले 194 रुपीज़ था, इसको बढ़ाकर अब 225 रुपये कर दिया गया है, ओके। पंचायत समिति के लिए 304 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी और मत्स्य उत्पादन के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम किए जाएंगे। तो मत्स्य उत्पादन में बढ़ावा देने की योजना है और इसी के तहत क्या है कि मछुआरों को अनुदान में नाव दिया जाएगा ताकि मछली पालन सही से हो सके। एक है गौ मुक्ति धाम। ये क्या है कि गायों के बहुत सारे आप देखते होंगे कि गाय की मृत्यु हो गई, उसे जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, तो अच्छे से अंतिम संस्कार किया जा सके, इसके लिए गौ मुक्ति धाम योजना की शुरुआत की जा रही है, ओके। और मिल्क से जुड़ा ये है कि जमशेदपुर और गिरिडीह में नए मिल्क प्लांट लगाए जाएंगे और वहीं रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा। कहाँ पर, जमशेदपुर गिरिडीह में नए मिल्क प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट, ओके। उसके बाद दुमका जिले में भूमिगत मेघतिया पाइपलाइन सिंचाई योजना की शुरुआत की जाएगी और 213 आहर तालाब की मरम्मती और सिंचाई योजनाओं को प्रस्तावित किया जाएगा। ये सभी जो है सिंचाई विभाग से रिलेटेड है। ये 13 और 14 पॉइंट जो है, ठीक है। किसान समृद्धि योजना के लिए 45 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कृषि पशुपालन के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसका डेटा याद रखना है। कृषि और पशुपालन के लिए 18,653 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है इस बजट में। और बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 3,000 नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ओके। फूलो जानो योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण से हटाकर आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए क्या है कि 10,000 दिया जाता है वैसी महिला को जो इनसे जुड़ी हुई है, ताकि इसको छोड़कर वो कोई और काम करे जो कि सोसाइटी के लिए बढ़िया हो, ओके।
बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 26,000 एकड़ में फलदार पौधे रोपे जाएंगे। नीलांबर पीतांबर योजना के तहत 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है। और इसके बाद है कि लगभग 2.5 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। और गुरुजी किचन नामक नई योजना शुरू की जाएगी, जो कि दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त इसकी स्थापना की जाएगी। नगरीय क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये सभी जिलों में इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम योजना शुरू की जाएगी, जिसके थ्रू वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को कवर किया जाएगा। और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा जो कि 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए होगा, जो कि गरीब होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे थे। तो इस पॉइंट से और जो इसके पहले जो टर्म्स बताया गया था डेटा वाला, उससे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। ओके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, जो कि JCC JPC के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और याद रखिए, ये जो PDF है ये टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और क्वेश्चंस जो प्रोवाइड किया जाएगा दूसरे लेक्चर में, वो जो क्वेश्चन है क्विज सेशन के माध्यम से टेलीग्राम में फिर से ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ताकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।